वेलकम टू उड़ान कैरियर एकेडमी। आज हम आपको मिलवाना चाहते हैं अपने सबसे मेधावी छात्र अमन शर्मा से, जो कि यहाँ पर आपको मुगल काल के बारे में बताएंगे। ये प्रिपरेशन कर रहे हैं आईएएस के लिए। अभी ये 9th क्लास में है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी हमने ली हुई है और अभी से इसे तैयारी करा रहे हैं। और अमन, हम जानना चाहते हैं मुगल काल कब से चालू हुआ, क्योंकि ये सिर्फ ये हमारा डिस्कशन होगा मुगल काल के ऊपर, बाबर के बारे में। बाबर कब आया, उसने क्या क्या काम किए, कहां से शुरुआत हुई मुगल काल की। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो आप हमें मुगल काल के बारे में बताइए। मुगल काल बाबर से शुरू हुआ था, जो कि फरगना का शासक था। फरगना का, वेरी गुड। फरगना में उसका जन्म 1483 में हुआ था। गुड। और उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। ओके। जो कि किसी युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 11 साल की उम्र में बाबर ने गद्दी थामी। 11 साल की उम्र में। वेरी गुड। बाबर फरगना की गद्दी पर बैठे। एक सेकेंड आप रुकिए, मैं पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि मुगल काल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो आप ध्यान से सुनिए मुगल काल को। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपका सारा मुगल काल क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है मुगल काल से, तो आप इस कहानी के बाद आप हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, जो कि मुगल काल के अंतर्गत आता है। जी। 1494 में वो फरगना की गद्दी पर बैठा था। 1494, वेरी गुड। तो धीरे धीरे राज करते करते उसने अफगानिस्तान, काबुल, पाकिस्तान, ये सारा क्षेत्र जो है जीत लिया था। तो उस समय हिंदुस्तान था, उसकी सीमा से पंजाब लगा हुआ था। तो बाबर ने पानीपत के युद्ध से पहले 5 बार भारत पे वो आक्रमण कर चुका था। मतलब 1526 से पहले जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इससे पहले भी बाबर 5 बार भारत पर आक्रमण कर चुका था। ओके। तो पंजाब में वो कुछ क्षेत्र जीतकर वापस चला गया था, क्योंकि उसने बोला मैं अपने साम्राज्य में खुश हूँ, मुझे भारत से कोई लेना देना नहीं है। और वहां पर पंजाब में जो क्षेत्र जीत के गया था, उधर दौलत खान लोधी को मतलब वहां का गवर्नर बना गया था। दौलत खान लोधी गवर्नर था वहां का, मतलब उसके हाथ में, मतलब उसने जो एरिया जीता था, मतलब वहां का उसे सूबेदार नियुक्त कर दिया। तो दौलत खान लोधी ने क्या किया कि जिस क्षेत्र को वो जीत के गया था बाबर, उस पर अपना कब्जा कर लिया और उधर अपने परचम लहरा दिए। वेरी गुड। तो इससे बाबर को भी बहुत गुस्सा आया कि मतलब मैं जो क्षेत्रों को जीत के गया था, दौलत खान लोधी ने उस पर कब्जा कर लिया है। हाँ, जिस पर मेरा साम्राज्य था और उस पर कब्जा किसने कर लिया? दौलत खान लोधी ने। ओके। और जो दौलत खान लोधी था वो इब्राहिम लोधी का चाचा था, सगा। वेरी गुड। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, दौलत खान लोधी कौन था? दौलत खान लोधी इब्राहिम लोधी का सगा चाचा था, याद रखना, ठीक है। और जो बाबर को भारत आने का निमंत्रण दौलत खान लोधी ने दिया था कि तुम आओ और यहाँ युद्ध लड़ो। वेरी गुड। दौलत खान लोधी ने इनविटेशन दिया था किसे? बाबर को, कि तुम भारत में आओ, वरना बाबर को भारत के बारे में कुछ पता नहीं था। तो फिर उसने न्योता दिया था उसको आने का कि तुम आओ यहाँ पर युद्ध लड़ो। उसके बाद बाबर आया। बाबर का सन 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी के साथ हुआ, पानीपत के मैदान में, जिसमें कि बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। उसके बाद बाबर के हाथ में पंजाब, आगरा, दिल्ली, ये सब क्षेत्र आ गए थे। लेकिन इससे पहले दौलत खान लोधी का क्या हुआ, हम ये जानना चाहेंगे। दौलत खान लोधी मतलब जब बाबर भारत में उसने एंटर किया था, तो दौलत खान लोधी को उसने हरा दिया था। वेरी गुड। यही तो हम जानना चाहते थे कि पहले उसने दौलत खान लोधी को हराया था, और हराने के बाद जब ये वाली खबर इब्राहिम लोधी को मिली, तो वो गुस्से में आ गया कि इसने मेरे चाचा को हरा दिया। यही कहानी है ना? वेरी गुड। तो फिर उसके पास पंजाब का क्षेत्र आ गया।
जो था उसने जो जीता था दौलत खान लोधी को हराया था। तो फिर इब्राहिम लोधी को गुस्सा आया कि इसने मेरे चाचा को मार दिया और ये भारत में घुस आया है। तो दौलत खान और फिर बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ सन 1526 में पानीपत के मैदान में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। बहुत अच्छे। उसके बाद पंजाब, दिल्ली, ये जो उत्तर का क्षेत्र था वो बाबर के हाथ में आ गया। फिर उसके बाद जो राजपूताना था राजस्थान, उधर सबसे शक्तिशाली राजा था राणा संगा। राणा संगा शक्तिशाली था और इब्राहिम लोधी को हराने के बाद भी यहाँ से मुगल शासन की शुरुआत हुई। आप समझ रहे हैं इस बात को कि जैसे ही उसने इब्राहिम लोधी को हराया और इस क्षेत्र को अपने अंडर में लिया, वहां से शुरुआत हुई हमारे मुगल काल की, इब्राहिम लोधी को हराने के बाद 1526 के पानीपत के युद्ध में। याद रखना इस चीज को। और सबसे राजपूतों में सबसे जो सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो था राणा सांगा। फिर उसके बाद राणा संगा को भी गुस्सा आया कि एक मुगल होके ये मतलब हमारे भारत में घुसा है या ये शासन कर रहा है। तो उसी के एक साल बाद तुरंत सन 1527 में खानवा का युद्ध हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। खानवा के युद्ध में बाबर ने उसको हरा दिया राणा सांगा को आसानी से, क्योंकि जो बाबर था वो अपने साथ पहली बार उसने तोप का प्रयोग किया था भारत में। यह क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सबसे पहले बाबर ने मतलब तोप का प्रयोग किसने किया था? तोपों का तुलकमा युद्ध पद्धति लाया था वो पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो उसके पास तोप, हथियार, मतलब ज्यादा ये चीजें थी। और उसके जो प्रमुख तोपची थे वो उस्ताद अली और मुस्तफा थे। शाबाश। और ये बाबर ने जो पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी उसमें तोपों का सबसे पहले यूज हुआ था भारत के अंदर। इससे पहले तोपें नहीं हुआ करती थी। क्वेश्चन बहुत आ जाता है। फिर सन 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने उनको हरा दिया राणा संगा को, और उनके क्षेत्र में राजस्थान का भी क्षेत्र आ गया था। राजस्थान जहाँ की मतलब रियासत पे राणा संगा राज्य करते थे। उसके बाद सन 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी के युद्ध में उन्होंने मेदिनी राय को हराया था। अब एक बात सोचने वाली है, जैसे ही बाबर आया तो 1526 में एक युद्ध लड़ा पानीपत का, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा और 1528 में मेदिनी राय से चंदेरी का युद्ध हुआ। लेकिन इसके बाद भी इसकी लड़ाई नहीं रुकती है। मेदिनी राय को हराने के बाद आगे सन 1529 में दोबारा से घाघरा का युद्ध हुआ, जो कि बंगाल और बिहार के जो अफगान शासक थे उन दोनों के, उनसे और बाबर से सन 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। तो बाबर ने उन्हें हरा दिया, बहुत बुरी तरह हराया अफगानों ने, बहुत बुरी तरह से मारा उन लोगों को। और वो जिससे लड़ाई हुई थी वो कौन था? वो भी एक लोधी था, मोहम्मद लोधी। शाबाश। मतलब वो आया बाबर के, जब उसने देखा कि बाबर अपना साम्राज्य बढ़ा रहा है तो मोहम्मद लोधी चुप नहीं रहा और उसने बाबर से युद्ध करने की ठान ली। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ और घाघरा के युद्ध में मोहम्मद लोधी को भी उसने मार गिराया, जो अफगान थे। वेरी गुड। फिर उसी के बाद एक ऐसी घटना हुई जो कि 1530 में बहुत ही मतलब शोक वाली बात हुई मुगल काल के लिए। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। उसने सिर्फ 4 साल भारत पर राज्य किया। बाबर ने सिर्फ 4 साल भारत पर राज्य किया और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अभी हमारी बाबर की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। अब हम जानना चाहेंगे कि बाबर ने और क्या क्या किया, किस तरह का उसका कैरेक्टर था, क्या करता था, उसने क्या लिखा, कौन सी किताबें लिखी और कौन उसके साथ था। बाबर कहो तो प्राकृतिक चीजों से प्यार रखता था। प्राकृतिक चीजों से प्यार था। जैसे कि वो बाग बनवाना चाहता था, बाग पेड़ उगाता था,
जीव जंतुओं से बहुत उसे प्यार था और उसकी उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। लोगों ने उसे कलंदर कहा था। वेरी गुड। वो बहुत उदार किस्म का इंसान था। वो एक्चुअली लड़ना नहीं चाहता था, फिर भी उसकी 4 साल लड़ाई में गुजरी। वो युद्ध करना नहीं चाहता था, उसे प्रकृति से बहुत प्यार था। वो बाग बनवाना चाहता था, प्रकृति से, जीव जंतुओं से। और बाबर पहला शासक था सबसे पहले जिसने की बादशाह की उपाधि धारण की। सन 1512 में सबसे पहले उसी ने बादशाह की उपाधि धारण की थी और वहीं से जो मुगल और शासक थे उनको बादशाह कहा जाने लगा। देखिए क्वेश्चन बन गए यहाँ पर, सबसे पहले बादशाह की उपाधि धारण करने वाला कौन शासक था? तो मुगल काल में वो बाबर था। आप भूलना मत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर आईएएस पीसीएस के लिए तो बहुत ही ज्यादा। ये सारी बातें एक किताब में नहीं मिल सकती, इसलिए हम लोग यहाँ पर आज बैठे हैं। काश कॉफी भी होती सर, कोई नहीं। और जो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच, तो बाबर ने राणा संगा को हराने के बाद गाजी की उपाधि धारण की। वेरी गुड। और बाबर ने ही पहले बादशाह, उसके बाद गाजी की उपाधि किसने धारण की? बाबर ने। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। और बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, क्योंकि बाबर की मृत्यु के बाद बाबर आगरा में ही उसे दफनाया गया था। उसके द्वारा बनाया गया आरामबाग, जो कि उसका अब नाम प्रेजेंट में नेम रामबाग है। सबसे पहले उसने जब बनवाया था उसे तो उसका नाम आरामबाग था, लेकिन अब वो बाग रामबाग है और उसी में बाबर को सबसे पहले दफनाया गया था। फिर उसके बाद उसे वहां से ले गए काबुल और उसके मनचाही जगह पे उसका मकबरा बनवाया। वेरी गुड। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, अपने स्टूडेंट्स को, बाकी के, और ये जो वीडियो बन रही है वो पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी, वो जानेंगे, तो हम बता देते हैं हम इस वक्त आगरा में बैठे हुए हैं। इस वक्त हम आगरा में बैठे हुए हैं, उड़ान कैरियर एकेडमी जो आगरा में है उसमें हम बैठे हुए हैं, और जो आरामबाग है वो आगरा में ही है। और बाबर को सबसे पहले आगरा में दफनाया गया, लेकिन उसके बाद उसे काबुल ले जाएंगे। उसके बाद एक बार दफनाने के बाद उसे दोबारा से काबुल ले जाया गया। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि उसे सबसे पहले कहां पर दफनाया गया और उसे वहां से निकाल के वापस काबुल किस शासक को ले जाया गया? तो पहले आगरा, उसके बाद काबुल। अच्छा, और बाबर के बारे में कुछ बताइए, कोई बायोग्राफी लिखी हो उसने? बाबर ने बायोग्राफी तो अपनी आत्मकथा लिखी थी। अच्छा, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। वेरी गुड। जो कि बाबर ने स्वयं ही लिखी थी। उसमें उन्होंने जो उनका भारत का अभियान था 1526 से 1530 तक, और उन्होंने जो बाग बनवाए थे और वो जो वन्य जीव जंतुओं से मिलते थे, उन्होंने पेड़ पौधे लगाए थे, उनके बारे में उन्होंने अपने जीवन की जो विस्तार पूर्वक लिखा है, जो प्राकृतिक चीजों के बारे में ज्यादा लिखा है। और बाबर की जो बाबरनामा है उनकी आत्मकथा, उसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। अब्दुल रहीम खाने खाना, यहाँ से बात आती है। अब्दुल रहीम खाने खाना कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना अकबर के कोर्ट में नवरत्नों में से एक थे। अकबर के कोर्ट में, अकबर के कोर्ट में, याद रखना। अभी ये बाबर चल रहा है, बाबर के बाद हुमायूं आते हैं, हुमायूं के बाद अकबर आते हैं। तो ये अकबर के कोर्ट में जो बोलते हैं 9 जेम्स, नवरत्न, उनमें से एक थे। तो अकबर के कोर्ट में जो खाने खाना थे उन्होंने फारसी में अनुवाद किया था। और ये लिखा के किस लैंग्वेज में गया था बाबरनामा? बाबरनामा तुर्क भाषा में। वेरी गुड। तुर्किश में लिखा गया था और फारसी में उसका अनुवाद हुआ था। क्योंकि मुगलों की जो राजकीय भाषा थी, राष्ट्र भाषा थी, अकबर के टाइम पे वो फारसी थी। हाँ, अब बात आ जाती है मुगल कालीन जो राज्य भाषा थी वो कौन सी थी? तो पूरे मुगल काल में फारसी थी। ओके। अच्छा, ऐसा भी था कि जो बाबर था उसे कुछ और शौक था।
जैसे कि खाने पीने में? नहीं। लेकिन ऐसा था कि बाबर को मदरा पीने का बहुत शौक था। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, शराब पीने का शौक था। अच्छा, जिस वक्त बाबर मरा उस वक्त फिर हुमायूं कहाँ था? हुमायूं फिर 1530 में सुल्तान बना दिया गया था तुरंत ही। मतलब जो बादशाह का पत्ता ज्यादा दिनों के लिए खाली नहीं रखा गया, क्योंकि वो एक खतरे की बात है कि मतलब बादशाह मर गया तो और जो मतलब रियासतें थी वो मतलब आक्रमण के लिए तैयार हो जाती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी घटना कोई मजाक बात नहीं थी। किसी भी सल्तनत का बादशाह मर जाता है तो फिर जो पद था वो खाली पड़ा हुआ था, उस पर फिर उसका बेटा हुमायूं बैठा 23 वर्ष की उम्र में। 23 वर्ष की उम्र में हुमायूं बैठा। लेकिन हुमायूं के वक्त एक और था, बैरम खां। हुमायूं के बाद हुमायूं के अकबर का तो संरक्षण दिया हुआ था हुमायूं को, लेकिन था तो हुमायूं के टाइम पर बैरम खां। हुमायूं ने ही तो उसे संरक्षण के लिए दिया था। लेकिन जब हुमायूं शेरशाह सूरी ने उसे भारत से बाहर खदेड़ दिया था, जब हुमायूं ने बैरम खां को अपना सेनापति बनाया था। यस, तो यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं बात मुगल काल में, मुगल काल की, तो उसमें सिर्फ ये नहीं थे, इसके साथ साथ कौन आए? धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे इसी टॉपिक को लेके तो हम शेरशाह सूरी के बारे में भी पढ़ेंगे, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे, अकबर के बारे में पढ़ेंगे, शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी धीरे धीरे, लेकिन हम बता देते हैं कि बाबर के बाद कौन आया था? बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, जिसे बोलते थे आलमगीरी, जिंदा पीर भी बोलते थे उसे। तो धीरे धीरे करके हम पूरा मुगल काल आपको बताएंगे, ठीक है? अगर आप अभी तक हमने बाबर के बारे में बताया आपको, अगर आप इसके बाद हुमायूं के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हुमायूं के बारे में बताएंगे, उसके बाद अकबर के बारे में पूरा बताएंगे। हम बता देते हैं कि एक भी क्वेश्चन कहीं से हिल नहीं सकता है, जितनी गहराई में हम आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।